नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। हमारे कई साथी हैं जो इन दोनों रिजीम्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे इन रिजीम्स के बारे में, एक रिजीम से दूसरे रिजीम में स्विच करने के बारे में, या फॉर्म 10E से संबंधित कुछ समस्याएं थीं। तो ऐसे ही कुछ कन्फ्यूज़न जिनके बारे में लोगों ने कुछ सुझाव मांगे, तो आज की ये वीडियो हमने इसीलिए तैयार की है ताकि आपको आपके उन क्वेश्चंस के जवाब मिल सकें। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में और इनके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक जो कॉमन समस्या है जिसके बारे में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि जो नया टैक्स सिस्टम है और पुराना टैक्स सिस्टम है, तो इन दोनों में आपस में स्विच करने से संबंधित ये समस्या है जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नए टैक्स सिस्टम से पुराने टैक्स सिस्टम में या फिर पुराने टैक्स सिस्टम से नए टैक्स सिस्टम में स्विच करने के बाद क्या पिछले टैक्स सिस्टम को पुनः उस करदाता के द्वारा चुना जा सकता है। अब यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि हमने अपना पिछला ITR न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग फिल किया था, तो क्या अब इस बार हम अपना नेक्स्ट जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं या नहीं, या हमने पिछला ITR ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल किया था, तो क्या इस बार हम न्यू टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं या नहीं, और अगर हमने इस रिजीम को चुन लिया तो क्या अगली बार हमें इसे बदलने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। तो ये समस्या कई लोगों के सामने रहती है, वो ये नहीं समझ पाते कि हम इन रिजीम्स को कब बदल सकते हैं और कब नहीं बदल सकते। तो उससे संबंधित कई लोगों ने ये सवाल किए थे। तो इसका जो आंसर है वो है कि इन रिजीम्स के बीच में बहुत ही आसानी से स्विच किया जा सकता है, कभी भी एक रिजीम से दूसरे रिजीम में स्विच किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, सामने देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही थी एक रिजीम से दूसरे रिजीम को स्विच करने की, चुनने की, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। एक रिजीम से दूसरे रिजीम के लिए स्विच किया जा सकता है, दूसरे रिजीम को चूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सैलरी पेशे वालों के लिए। अब यहाँ पर जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं और सैलरी पा रहे हैं, बात उनकी हो रही है कि ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि सैलरी के रूप में अपनी इनकम प्राप्त करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक इनके लिए नहीं है और वे जिस साल जो चाहें उनके द्वारा उस टैक्स सिस्टम को चुना जा सकता है। यानी कि कोई टैक्स पेयर जो कि सैलरी के माध्यम से अपनी इनकम प्राप्त करता है, तो अगर उसने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम को चूज किया था तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर लेने के बाद में फिर उसे न्यू टैक्स रिजीम में वापस जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद कभी भी वो दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर सकता है, या न्यू टैक्स रिजीम में वो अभी तक ITR फाइल कर रहा था तो दोबारा कभी भी ओल्ड को, या ओल्ड में फाइल कर रहा था तो दोबारा कभी भी न्यू को चूज कर सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो कि सैलरी पेशे वाले व्यक्ति हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर जो कि सैलरी के माध्यम से अपनी इनकम प्राप्त कर रहा है, तो वो कभी भी किसी भी टैक्स रिजीम से किसी दूसरे टैक्स रिजीम में आसानी से स्विच कर सकता है और वापस जब भी अपने पुराने रिजीम में लौटना चाहे तो उसको वो चेंज कर सकता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वेतन से आय जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जानकारी थोड़ा डिटेल में बताई है कि एक वेतन भोगी व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच स्विच कर सकता है, भले ही उसने पूरे साल TDS के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना हो, फिर भी उसके पास अपना ITR दाखिल करते समय अपनी चुनी हुई कर व्यवस्था को आसानी से बदलने का विकल्प है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पूरे साल के दौरान जब TDS काटा गया उसकी सैलरी से, तो उस समय उसको न्यू रिजीम में रखा गया था, लेकिन जब वो व्यक्ति अपना ITR फाइल कर रहा है तब वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल नहीं करना चाहता और वो चाहता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपने ITR को फाइल करना। तो यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो अपने ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल कर सकता है।
अब आगे है, अतः वेतनभोगी व्यक्ति को अतिरिक्त फॉर्म की आवश्यकता के बिना ही सीधे अपने आईटीआर फॉर्म में कोई भी व्यवस्था चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी वेतनभोगी व्यक्ति को जब टैक्स रिजीम को चेंज करना हो तो उसके लिए अपने आईटीआर के साथ में कोई अलग से फॉर्म भर के देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे तब सीधे अपने आईटीआर को फाइल करते समय ही वहां पर ऑप्शंस दिए रहते हैं और न्यू रिजीम या फिर ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग जैसा भी वो चाहे उसको चूज करके और अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब सैलरीड पर्सन के अलावा यहाँ पर नीचे बताया है, हालांकि व्यवसाय या पेशे के अलावा अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति भी हर साल अपनी कर व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है व्यवसाय या पेशे से, तो जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में है, किसी पेशे में है और उसके माध्यम से वो अपनी इनकम पा रहे हैं, तो उन लोगों को छोड़कर यहाँ पर बात हो रही है अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति जिनकी आय व्यवसाय और पेशे के अलावा किसी अन्य स्रोत से है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपना आईटीआर फाइल करते समय रिजीम्स की अदला बदली आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बाउंडेशंस हैं वो बिजनेसमैन के लिए हैं और जो भी प्रोफेशन अपना कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस रहेंगी जिनके बारे में अभी हम आगे बात कर लेंगे। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। अगली जो समस्या है वो है कि अगर करदाता द्वारा पहले किसी टैक्स सिस्टम को चुनने पर फॉर्म 24Q में ज्यादा टैक्स बन रहा था, तो क्या बाद में आईटीआर फाइल करते समय उस करदाता के द्वारा दूसरे टैक्स सिस्टम को चुनकर उस टैक्स का रिफंड प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो टैक्स पेयर है फरवरी या मार्च महीने में अपने विभाग को फॉर्म 24Q के द्वारा ये बताना होता है कि उस व्यक्ति की पूरे साल के दौरान जो इनकम रही है सैलरी के माध्यम से वो इनकम कितनी है, अगर उसे कोई बोनस प्राप्त हुआ है या कोई एरियर प्राप्त हुआ है तो उसको मिलाते हुए उस पूरे वित्तीय वर्ष की टोटल इनकम कितनी बन रही है, और अगर उसने कुछ सेविंग्स कर रखी हैं तो वो सेविंग्स कौन कौन सी हैं और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया हुआ है। अब यहाँ पर कई बार कंडीशन आ जाती है कि जब फरवरी मार्च में ये फॉर्म 24Q हमें अपने विभाग को देना होता है तो उस समय टैक्स पेयर के पास में सेविंग्स से संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म 24Q सबमिट करते हैं और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो सेविंग्स मानी नहीं जाएंगी और इसी वजह से वहां पर जितना भी टैक्स बन रहा होगा वो पूरा का पूरा टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है तो वहां पर परसेंटेज न्यू टैक्स रिजीम के मुकाबले ज्यादा होता है, तो ज्यादा टैक्स बनेगा, एम्प्लॉय को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में वहां पर एम्प्लॉय ऐसा करते हैं कि बिना कोई सेविंग्स दिखाए अपने उस फॉर्म 24Q को न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग सबमिट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर सेविंग्स नहीं दिखानी होती हैं न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन वहां पर जो टैक्स का परसेंटेज है वो कम रहता है और इस वजह से जो टैक्स उनके ऊपर बनेगा वो कम बनेगा। तो अब यहाँ पर लोगों के मन में एक ये क्वेरी रहती है, एक संशय रहता है कि अगर हम इस समय न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना 24Q जमा कर देंगे तो बाद में आईटीआर जब हम फाइल करेंगे जून जुलाई में तब वो आईटीआर भी हमें न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय आप बिल्कुल फ्री हैं, आप न्यू रिजीम को या ओल्ड रिजीम को जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो जून जुलाई तक क्या होता है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल चुके होते हैं। तो अब आप जब जून जुलाई में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करके और अपनी वो सारी सेविंग्स को दिखा करके और जो टैक्स आपका कट गया था उसका रिफंड आप वहां पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज हमने बताई है कि यहाँ पर इस तरीके का काम किया जा सकता है। माना कि पर्याप्त सेविंग्स न होने के कारण करदाता ने फॉर्म 24Q में न्यू टैक्स रिजीम को चुन लिया जिससे उसे कम टैक्स का भुगतान करना पड़ा, लेकिन इसके बाद अगर उस वित्तीय वर्ष में करदाता ने पर्याप्त सेविंग्स कर ली हैं तो अब इसका रिटर्न फाइल करते समय वह ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनकर इन सेविंग्स को दिखाते हुए भुगतान किए गए टैक्स का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है 10E के बारे में। तो फॉर्म 10E यानी कि सेक्शन 89 के अंतर्गत जो छूट है वो पुराने टैक्स सिस्टम में मिलेगी या नए टैक्स सिस्टम में मिलेगी, इस बात को लेकर के कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो फॉर्म 10E है, पिछला कोई एरियर आया था तो उससे संबंधित हम फॉर्म 10E पहले फाइल करते हैं, उसके बाद में आईटीआर फाइल करते हैं। तो कई लोग हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि फॉर्म 10E की जो छूट है वो हमें सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है, नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलती, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये छूट दोनों
दोनों ही सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं आगे, चाहे नया टैक्स सिस्टम हो या पुराना टैक्स सिस्टम हो, फॉर्म 10E यानी कि सेक्शन 89 के अंतर्गत दोनों ही रिजीम्स में छूट प्राप्त की जा सकती है। तो इस चीज को लेकर के संशय में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई पिछला एरियर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिला है तो आप उसके लिए फॉर्म 10E फाइल कर सकते हैं और उस फॉर्म 10E के बाद में उसको आप अपने न्यू टैक्स रिजीम में या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में मेंशन कर सकते हैं और उससे संबंधित छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर अभी जो पीछे हम बात कर रहे थे किसी व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय के संबंध में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो व्यवसाय या पेशे से आय वाला कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार व्यवस्था बदलने के लिए पात्र नहीं है। मतलब यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिजीम है वो तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। मतलब अगर आप अपने ITR को फाइल करते समय किसी रिजीम को अपने आप से चूज नहीं करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम लगा होता है और आप अपना ITR अगर सबमिट करेंगे तो वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपका सबमिट हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी इनकम किसी व्यवसाय से या किसी पेशे के अंतर्गत उसे प्राप्त हो रही है तो वो न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करने के लिए सिर्फ एक बार उसे ऑप्शन मिलेगा। नीचे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि करदाता व्यवसाय या पेशे से आय वाला कोई व्यक्ति है तो एक बार जब वह नई कर व्यवस्था को चुन लेता है फिर वह अपने जीवन काल में केवल एक बार पुरानी व्यवस्था में वापस जा सकता है। मतलब एक बार सिर्फ उसे ऑप्शन मिलेगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल कर सके और उसमें भी कंडीशन है, इस स्विच के लिए भी उसे अपने ITR के साथ मूल्यांकन वर्ष के 31 जुलाई से पहले फॉर्म 10IE को दाखिल करना आवश्यक है। मतलब जब वो न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करेगा तो यहाँ पर उसे अपने ITR के साथ में फॉर्म 10IE को भी फिल करके देना होगा। तो ये कंडीशन सिर्फ व्यवसायी और पेशेवर लोगों के लिए है। बाकी जो सैलरी के माध्यम से इनकम प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। वो बेधड़क अपने ITR में इन दोनों रिजीम्स में से किसी भी रिजीम को जब चाहें तब चूज कर सकते हैं और इसके बाद भी जब चाहें तब आप वापस अपने पुराने रिजीम को चूज करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी जो समस्याएं थीं उनका समाधान आपको इस वीडियो में मिला होगा। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन समस्याओं को रख सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी इन समस्याओं का समाधान करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरीके के अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।